A very good morning, very good evening, very good afternoon and जय श्री कृष्णा टू वन एंड ऑल। कल हम लोग कहीं बाहर चले गए थे। एक कह सकता हूँ कि मैं कल एक संडे की छुट्टी हमने रख दी थी, इसीलिए हमने कल कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया है। बट आज हम लोग पूरे जोश के साथ में वापस आप सबके सामने आ चुके हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ में। सबसे पहले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में चीजें डिस्कस की। सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले के अंदर ही हमने सॉल्यूशन के बारे में चीजें डिस्कस की। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा, है ना। हमने वेपर प्रेशर को पढ़ा, रॉल्स लॉ को पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ा, है ना। और पिछले वाले यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो एनसीईआरटी में रह रहा है वो है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स के बारे में हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, जो या तो कल या तो परसों के दिन जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। नहीं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, एक दो मिनट का, जिसके अंदर मैं आपको आराम से एजियोट्रोप्स क्या होते हैं जो समझा दूंगा। ठीक है। आज हम लोग हमारे इस चैप्टर के एकदम लास्ट जो कोने वाले दो टॉपिक्स हैं, जो सबसे भारी वेटेज रखते हैं, जहां से ज्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उन दो टॉपिक में से एक टॉपिक की बात करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बारे में आपने अगर पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया तो सुना होगा, नहीं तो आज ही इसके बारे में सुन रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। आज हम लोग दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कल हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे, है ना। और अगर हो सका मान लो तो आज ही पढ़ लेंगे, नहीं तो कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और परसों के दिन हमारे लेक्चर का लास्ट वीडियो होगा, मींस वेडनेसडे को, ठीक है। और थर्सडे से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका पीसीबी एजुकेटर अभिनव लक्ष्कार आपका स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने अभी तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उसमें हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल थे। वोलेटाइल का मतलब है जिनकी क्या बन सकती है, भाप बन सकती थी, है ना। बट अब हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली बेस्ड है ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो बात करते हैं भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Those properties which depends only on the solution containing non-volatile solute are used for the determination of colligative property। तो colligative properties का जो यूज है वो हम किस चीज को डिटरमाइन करने में करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग जो सोल्यूशन होते हैं, यानी ऐसे सोल्यूशन जिनके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उनकी कंसेंट्रेशन, उनके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए स्टडी करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिनमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सोल्यूट पर। यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर, देखो मुझे बताने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई हमारे जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा सॉल्वेंट ऑलवेज वोलेटाइल होगा और सोल्यूट जो होगा वो वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल हो सकता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिनकी भाप यानी वेपर्स नहीं बनती है, ये मैं आपको वेपर प्रेशर के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ये हमेशा सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगी, ना कि सोल्यूट का नेचर कैसा है, सोल्यूट के शेप साइज कैसा है, सोल्यूट का कलर कैसा है, उस चीज पर, है ना। ये हमेशा डिपेंड किस पे करेगी कि सोल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मींस बेसिकली बात कर लें तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन और सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करेगी। आई बात समझ में? चलिए, नंबर का मतलब तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ही हो गया, है ना। तो नंबर पर डिपेंड करेगी, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर। सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगी कि सोल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। आई बात समझ में? चलिए,
उसके बाद में हम ये भी बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है कि भाई ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है इनकी भी एक कंडीशन होती है। इनकी कंडीशन ये है, इनकी दो कंडीशन होती है। सबसे पहला तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। और अगर वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी है तो भी उसका कंसंट्रेशन यानी उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस मान लो आपके पास में 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम ही क्या होना चाहिए, सोल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए। या 100 ml का कोई सॉल्यूशन है तो 5 ml ही उसमें क्या होना चाहिए, सोल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और उसकी जो कंसंट्रेशन है, डाइल्यूट का मतलब है कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए उसकी, उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होना चाहिए। तो डाइल्यूट होना चाहिए मींस उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 5% से ज्यादा नहीं होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब भी आप मेजरमेंट करते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन सॉल्यूशन के लिए ही आप कैलकुलेट कर सकते हो जिनमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ना तो एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो। मींस जैसे ही आपने सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को मिलाया ना तो वो सोल्यूट टूटना चाहिए ना वो सोल्यूट क्या होना चाहिए, अलग अलग सोल्यूट के पार्टिकल्स एक साथ में जुड़ने चाहिए। तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, चलिए, है ना। तो ना तो एसोसिएशन ना डिसोसिएशन होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ये कितने टाइप की होगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज RLVP, सेकेंड वन इज EBP, थर्ड वन इज DFP एंड फोर्थ वन इज OP। अब ये क्या है भाई, तो फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मींस वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं कमी आएगी। लोवरिंग का मतलब ही हो गया कि कमी आना, तो वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं कमी आएगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एलिवेशन यानी बढ़ोतरी होगी। एलिवेट करना यानी किसी चीज को ऊपर उठाना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये वो डिप्रेशन वो वाला नहीं है, वो जो नीट के बच्चों को होता है पेपर लीक होने के बाद में, है ना, वो वाला डिप्रेशन नहीं है ये डिप्रेशन का मतलब है कमी आ जाना। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। यानी जिस पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई चीज जमती थी अब उससे भी नीचे वाले टेम्परेचर पर क्या होगी, कोई चीज जमेगी। आई बात समझ। जैसे आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है, सॉरी वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो अब हम लोग उसके बॉइलिंग उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ले आएंगे यानी कमी कर देंगे, तो वो और कम टेम्परेचर पर अब वाटर जो होगा वो आइस बनेगा। मींस अब 0 डिग्री पे नहीं बनेगा। मान लो मैंने कुछ करके उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ला दिया और मान लो अब जो बर्फ जमेगी वो -10 डिग्री सेल्सियस पर जमेगी। मींस तब तक के लिए जो वाटर होगा ना वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। आई बात समझ में। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये तो पूरा डिटेल्ड लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, चलिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा उसके लिए तो हम लोग पूरा डिटेल्ड लेक्चर देखने ही वाले कल का, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का सीधा सा मतलब है कि भाई वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का ही होगा, है ना। एक तो प्योर फॉर्म में दोनों कंपोनेंट्स का होगा। अब प्योर फॉर्म में कंपोनेंट्स की बात अगर हम करें तो एक कंपोनेंट तो है हमारे पास में सोल्यूट, एक है सोलवेंट। सोल्यूट तो हमने ले लिया नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, अब इसके तो वेपर बनेंगे ही नहीं, तो सोल्यूट को तो हम भूल जाते हैं। तो प्योर फॉर्म में सिर्फ सोलवेंट के क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर बनेगा। सोलवेंट के पार्टिकल्स जो होंगे वो वेपराइज होंगे, है ना। तो मींस प्योर फॉर्म में तो सिर्फ सोलवेंट का वेपर प्रेशर होगा। और अगर सॉल्यूशन भी बना दिया मान लीजिए तो भी सोलवेंट का ही वेपर प्रेशर आपके पास आएगा, ना कि सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। आई बात समझ में।
तो कहीं ना कहीं सोलवेंट का ही क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना। एक तो वो प्योर फॉर्म में था और एक जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया तब जो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आया यानी कि डिक्रीज हुए, वो ही कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो। देखो, मेरे पास में मान लो कि एक प्योर सॉल्वेंट है ए, ठीक है। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि हम सॉल्वेंट को ए से और सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जस्ट अ सेकंड, मेरे पास में एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है इसके अंदर और दूसरा कोई पार्टिकल मिक्स ही नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ एक ही तरीके का लिक्विड फॉर्म में मेरे पास में क्या है, सबस्टांस है, उसके अलावा कोई दूसरे पार्टिकल इसमें मिले हुए नहीं। अब मैंने इसको सॉल्वेंट ही क्यों कहा, सोल्यूट क्यों नहीं कहा, क्योंकि हम बात कर चुके एक सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि सोल्यूट की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, वो सॉलिड होगा, क्योंकि सॉलिड का जल्दी से क्या नहीं होता है, वेपराइजेशन नहीं होता है, सॉलिड्स के वेपर्स नहीं बनते, हम बेसिकली ये मानते हैं। तो सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में है और प्योर सॉल्वेंट है, तो मैंने इस प्योर सॉल्वेंट को कहा कि ये प्योर सॉल्वेंट ए है। अब इस प्योर सॉल्वेंट ए के ये पार्टिकल्स हैं ए, तो जब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के बंद कर देंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो सॉल्वेंट है इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपराइज होंगे, यानी वेपर्स बनेंगी। और वेपर बनने के बाद में वेपर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, जिसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया कि भाई ये जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है, इसके वेपराइज होने के बाद में जो वेपर के पार्टिकल्स इसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, यानी वेपर प्रेशर जो इस प्योर सॉल्वेंट का है वो है पी नॉट ए। ये हमने रोल्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि भाई पी नॉट ए जो होता है वो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, तो ये प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब मान लो मैं इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता हूँ, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ही ऐड करूंगा तो ये जो पार्टिकल ए वाले जो पार्टिकल है, ये जो इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ए, इनके बीच में वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स आकर के बैठ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब जहां जहां बीच में ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स आकर के बैठ गए, वहां तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है ही नहीं, मींस अब जो वेपर बनेंगी वो कम पार्टिकल्स की वजह से बनेगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं से वेपर बनती है। तो अब वेपर कम बनेगी, क्योंकि अब ए के साथ में बी के पार्टिकल्स भी आके जुड़ गए, तो और जहां जहां बी के पार्टिकल्स आके जुड़े वहां से ए को निकलने की जगह ही नहीं मिल रही है, तो जो वेपर्स बनेगी ना तो वो इन ए की बनेगी, नीचे वाले जो ए पार्टिकल्स हैं उनकी तो बनेगी नहीं, क्योंकि बीच बीच में बी आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो कंपैरेटिवली इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पी ए किसको मान रहे हैं, पी ए हम मान रहे हैं इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। अब सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर हम मान रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है पी एस, है ना। अब पी एस क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूट का और सोलवेंट के वेपर प्रेशर का सम। बट यहाँ पर तो सोल्यूट की वजह से कोई वेपर ही नहीं बन रही है, सिर्फ सोलवेंट की वजह से बन रही है। तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है पी ए, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए। अब मुझे बताओगे भाई पी नॉट ए ज्यादा है कि पी ए ज्यादा है, तो पी नॉट ए ज्यादा है, क्योंकि पी ए के अंदर तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया जिसने वेपर्स बनने में क्या कर दी, कमी कर दी। अब वेपर्स और ज्यादा वेपर्स नहीं बन रहे, इसमें तो वेपर ज्यादा बन रही थी, इसमें कम बन रही। तो पी ए जो है वो पी नॉट ए से क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ कि जो डेल्टा पी है यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर माइनस
सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि डेल्टा पी जो है वो पी नॉट ए माइनस पी ए के बराबर है। ये प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। आ गई बात समझ में? तो अब अगर हम रोल्स लॉ से समझे तो रोल्स लॉ से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर आ गया, सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर आ गया। अब हमने रोल्स लॉ में ये पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर का मतलब हो गया पी ए। अब क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट कैसा है, सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो हम लोग सिर्फ इसका पेपर पार्शियल प्रेशर लेंगे सोलवेंट का। सोलवेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट को हम बोल रहे थे पी नॉट ए काई ए, है ना। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उसका और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। ये बात हम जानते थे पहले से, तो हम मान रहे हैं कि पी एस की जगह हम पी ए लिख सकते हैं, तो मैंने पी ए बराबर पी ए लिख दिया। पी ए कौन है, पी ए है हमारे पास में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल है। ये हम बात यहाँ से जान गए, ठीक है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास में पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए काई ए, तो पी नॉट ए काई ए हमने लिख दिया। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन होते हैं उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों का सम होता है 1 के, यही होता है। तो अगर मैं यहां से काई ए की वैल्यू निकालूं तो वो 1 माइनस काई बी आ जाएगी, तो काई ए की जगह मैंने रख दिया 1 माइनस काई बी, ठीक है। यहां से मैं निकाल भी देता हूँ, चलो काई ए बराबर हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस काई बी। ये मैंने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पी नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो पी नॉट ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो पी नॉट ए आ गया, और पी नॉट ए काई बी से मल्टीप्लाई हुआ तो पी नॉट बी काई बी आ गया। अब मेरे पास इधर है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैंने लिख दिया पी ए, ये लिख दिया मैंने पी ए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी की पूरी टर्म को इक्वल के इधर ला रहा हूं और ये जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वेपर प्रेशर उसको उधर ले जा रहा हूं। तो जब मैं इसको उधर लेकर के गया इक्वल के, तो ये प्लस का था उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और ये पूरी जो टर्म है ये इधर माइनस की है उधर आकर के प्लस की हो जाएगी। तो ये हो गई प्लस की पी नॉट ए काई बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, ये है डेल्टा पी के इक्वल, तो यहां लिख दिया मैंने डेल्टा पी, और काई बी की को यहीं रहने दिया मैंने, और ये जो पी नॉट ए है इसको डिवाइड में भेज दिया। तो मेरे पास में फॉर्मूला बन के आया जो डेल्टा पी बाय पी नॉट ए है, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। अब हमेशा ध्यान रखना कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो NB होता है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो हमेशा कम होंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट तो कम है, तो इसीलिए जो सोल्यूट के मोल्स होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में वो कम होंगे, मींस वेरी वेरी लेस देन किससे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। तो यहाँ से इस वाली टर्म से, इस नीचे वाली टर्म से हम NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में NB Na से बहुत कम होता है,
तो ये मैंने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। लास्ट में मेरे पास जो फॉर्मूला तैयार होकर के आया वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट और सोलवेंट के मोल्स का रेशियो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइड में प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? तो ये सारी बात थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार उतार लो, उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड वाली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। मैं हट जाता हूं, उतार लो। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जितना भी है मैटर वो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट में अब क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यहाँ तो वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर कम हो रहा था, बट अब क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने जब आपको वेपर प्रेशर पढ़ाया था तो उसमें हमने बहुत अच्छे से ये बात करी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो हमने एक बात करी थी कि भाई उसमें 4 हमने फैक्टर्स पढ़े थे। उसमें से एक फैक्टर था कि जब हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड हो जाने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब है कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो हो जाएगा। आई बात समझ में? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, अब बॉइल होने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो एक में तो वेपर मान लो 36 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बन रही थी, अब एक में मान लो 50 डिग्री पे बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या हुई, एक तो कम समय पर बनी, सॉरी एक तो बहुत समय लगाया उसके बाद बनी, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रखा है इसीलिए कैसी बनी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रखा है इसीलिए वो बनी रिलेटिवली थोड़ी सी कम। जस्ट अ सेकंड। चलिए, वैसे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इतनी भी कोई डार्कनेस नहीं है, थोड़ी सी देर लाइट चली गई, लाइट आ जाएगी तो वापस से मैं आपको विजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिसकी वजह से वो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, है ना। यानी कि किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर, है ना, जहां पर पे उस लिक्विड की जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल आ जाए। मींस द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन, सॉरी इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास में एक प्योर क्या था, सोलवेंट था। पहले मेरे पास वो प्योर सोलवेंट है, अब उस प्योर सोलवेंट का मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर क्या कैलकुलेट कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने नोट कर लिया। अब जब मैंने उस सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद में मैंने वापस से क्या किया, उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया, मेजर किया। तो मैंने ये देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने मेजर किया, जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने देखा वो सॉल्यूशन का ज्यादा आ रहा है कंपैरिजन टू प्योर सोलवेंट, क्योंकि प्योर सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है इसका मतलब उसके वेपर्स जल्दी बन रहे हैं, है ना, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर धीरे धीरे बन रहे, कम बन रहे, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, हाई हो गया। मींस अब इस केस में, पहले वाले केस में
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, बट अब इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, वो कम है कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि अब सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, एक मिनट, चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। When a non-volatile solute is added in solvent, the boiling point of solution containing a non-volatile solute is always higher than boiling point of pure solvent, and this difference in boiling point is called elevation in boiling point। यानी ये ऐसा कह रहा है कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है, और प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वो इंक्रीज हो गया। इसी टेम्परेचर, इसी बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आपको देखने को मिला कि भाई प्योर सॉल्वेंट का तो कम है बट सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में आप डिफरेंस देख रहे हो कि इसका कम नहीं इसका ज्यादा, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में? तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से, है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी और उसके पैरों में छोटा सा बी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलल कंसंट्रेशन के, मींस मोलैरिटी, सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मोलैरिटी हमेशा ध्यान रखना सॉल्यूशन की होगी, ध्यान रखना, भले मोलैरिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल्स आ रहे हैं बट मोलैरिटी तो हमेशा सॉल्यूशन की ही होती, सॉरी मोलैलिटी है, मोलैलिटी जो कि वो हमेशा सॉल्यूशन की होगी। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल कंसंट्रेशन के, मोलल कंसंट्रेशन के, मोलल कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी के। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए तो यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ जो हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे वो होगा केबी। केबी, इस कांस्टेंट का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम है इस कांस्टेंट का, इस केबी का? इस केबी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है लेकिन बोलते हैं इसको ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, या आप बोल सकते हो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या होती है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब ये जो डेल्टा टीबी है, क्या इसको भी हमने जैसे इस डेल्टा पी को लिखा था ओपन करके कि पी नॉट ए माइनस पी है, वैसे इस डेल्टा टीबी को भी कुछ लिख सकते क्या? तो बिल्कुल लिख सकते। उसके लिए हमें पहले इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। ये ग्राफ क्या है? ये जो ग्राफ है ये एक तो वेपर प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ किया गया है। हमने क्या कहा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहां पर पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो हम मान रहे हैं कि ये जो लाइन है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर। 1 एटीएम को अगर बार में लिखोगे तो 1.013 बार होता है ना। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको ये 1 एटीएम प्रेशर है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मेरे पास में मान लो कि प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट को जब मैंने क्या किया उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 एक पॉइंट आया, यानी एक ऐसा टेम्परेचर मुझे देखने को मिला जहां पर पे इस प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया। तो मैंने यहाँ पर भी नोट कर लिया और मैंने इस पॉइंट को नाम दिया कि ये है डेल्टा टी, सॉरी टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। यानी मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, उसको गर्म किया, गर्म करता गया करता गया करता गया और मैंने देखा कि एक ऐसा टेम्परेचर मेरे पास में आया, बहुत गर्म करने के बाद में एक टेम्परेचर मेरे पास में ऐसा आया जहां पर पे ये जो
क्या कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैंने उस टेम्परेचर को नाम दिया टी नॉट बी, जहां पर पे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। फिर मैंने इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद में मैंने ये देखा कि जब मैंने इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन को हीट किया, गर्म किया, तो इसका जो वेपर प्रेशर था, इसकी वेपर्स का जो वेपर प्रेशर था, उससे वो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर में आए, तो उनको बराबर में आने में इतना टेम्परेचर नहीं लगा जितना प्योर फॉर्म में लगा था। एक तो मैंने प्योर फॉर्म में जब गर्म किया, तो प्योर फॉर्म में जब वेपर्स उठी, तो उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने में, उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने में समय लगा। लेकिन जब मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो उसके बाद में उस उस वेपर को, जो वेपर बनी, उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन की जो वेपर्स बनी, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने में ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगा। तो मैंने नोट कर लिया भाई इस टेम्परेचर पर जो ये सॉल्यूशन है ये क्या हो गया, इसकी वेपर्स इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। मैंने नोट कर लिया, उसको नाम दे दिया टी बी। तो ये जो टी नोट बी है, मैंने देखा टी नोट बी कम है कंपेरिजन टू टीबी के। टीबी के कंपैरिजन में टी नॉट बी क्या है, कम है। तो मैंने कहा कि ये जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है किसके, सॉल्यूशन के और प्योर सॉल्वेंट के, यही क्या है, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी की जगह मैंने क्या लिख दिया, टीबी माइनस टी नॉट बी, वेयर टीबी क्या है हमारे पास में, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नॉट बी है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। नहीं समझ में आई तो एक बार और इसको देखो, क्योंकि ये नई नई चीजें, तो नई नई चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती। ठीक है, एक बार जब आप इसको और देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप इस वीडियो को आप लोग जैसे बाकी सारे वीडियोस को पसंद किया, इस वीडियो को भी आप बहुत ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटा सा कमेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के क्या विचार हैं हमारे इन वीडियोस के बारे में। होप सो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।